अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मियाज। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS6 और 7 का लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। जेनेटिक एल्गोरिथम लेक्चर 11 है आपके पास। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ हिल क्लाइंबिंग एंड पैरेलल। इसमें बताया गया था कि आप सपोज करें कि आप हिल को क्लाइंब कर रहे हो, तो आपका गोल है कि आप टॉप रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ वी गेट देयर, आप टॉप पर पहुंचना चाहते हो, बट अब ये नहीं सोच रहे हो कि किस तरह आप उस पर पहुंचोगे। तो आप मुख्तलिफ ऑपरेशंस करोगे ताकि आपको रास्ता मिल सके। In other words, we start with a different independent search instance that start from different location to climb up the hill. यानी कि हम दूसरी तरह कह सकते हैं कि हम मुख्तलिफ रास्ते ढूंढेंगे जिसकी वजह से जिन पर चलकर हम आसानी से हिल पर पहुंच सकें। या फिर हम कोलैबोरेटिव अप्रोच के बारे में बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम है क्या? जेनेटिक एल्गोरिथम जो है ये एक ऐसी सर्च मेथड है जिसके अंदर हम मल्टीपल सर्च पाथ को यूज़ करते हैं जो कि हमें पैरेलल पोजीशन पर मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास आती है दैट इज़ आपके पास एक आया हुआ था एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके पेपर में नहीं आती तो हम इसे कर देते हैं स्किप। चलते हैं, ये आपके पास थोड़ा सा ये शो होने में थोड़ा सा करता है। ये था आपका लेक्चर नंबर 11। जल्दी से हम लेक्चर नंबर 12 को भी देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 12, अच्छा हम इसमें वो बात करें पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 12 के अंदर आपके पास एक फार्मूला आता है जो कि आपको एक गुड पॉलिनोमियल के बारे में, यानी जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर हम प्रीटी गुड सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है y = mx + c। mx + c आपके पास एक फार्मूला है जिसमें हम बात करते हैं अननोन्स जो होते हैं वो m और c होते हैं। m और c जो होते हैं ये इंटीगर्स होते हैं, याद रखिएगा। m और c जो होते हैं वो इंटीगर्स होते हैं जिन्हें हम एरे में रिप्रेजेंट करते हैं लाइक इस तरह। और इसमें एवोल्यूशन फंक्शन जो होता है वो एक एरे से चल रहा होता है, यानी कि हर एक्चुअल डेटा पॉइंट जो होता है वो x और y के ऊपर होता है। इसमें हम अगर सम फाइंड करना हो ना y - होल स्क्वायर, तो इसमें ओवरऑल जो x होगा ना इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि y को हम लेके आएंगे mx + c के अकॉर्डिंग, और इस तरह आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो। इसके बाद ही हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ दैट इज़ 32 बिट कंप्यूटर वर्ड जो है उसके अंदर अगर हम एक बिट मज़ीद बढ़ाएं तो क्या होगा। इससे हम क्या करेंगे, हम कैसे बढ़ाएंगे, हम 100 रैंडमली जनरेटेड कंप्यूटर वर्ड्स को लेके आएंगे और रिपीट करेंगे ये सारा प्रोसेस। अब क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम 1 बिट को हर वर्ड के अंदर काउंट करेंगे। इसके बाद ही हम एग्जिस्ट कर देंगे हर वर्ड को, इवन वर्ड हैव ऑल 32 बिट्स सेट टू 1, और कीप द 10 वर्ड दैट हैव मोस्ट 1s। इस वर्ड के अंदर हम जनरेट करते हैं न्यू वर्ड को, जैसे कि हम करते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जनरेट कर रहे होते हैं। यानी कि आप बहुत आसान करते तो आप हाफ एक एरे का लोगे, हाफ सेकंड एरे का लोगे और उससे आप कनेक्ट कर दोगे, यानी एज इट इज़ लिख दोगे। लाइक एक हमने हाफ लिया तो ये 1 0 तक रहा, 1 0 हमने ऐड किया। इसके बाद हमने बी का फर्स्ट हाफ लिया तो उसे हमने इसमें ऐड करना था, लेकिन हम क्योंकि इसमें हिल क्लाइंबिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये हमारे पास 1 0 1 1 और 0 1 0 0 के अंदर चल रहा है। यानी कि इसका ये हाफ हिस्सा और इसका ये हाफ हिस्सा हमने कंबाइन कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। आगे चल के हमें बताते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पेज नंबर लिख लूँ क्योंकि आपका ये शॉर्ट चल रहा है। देन देयर इज़ नो वे वन कुड एवर अकर इन दिस पोजीशन। एक और प्रॉब्लम आपके पास आती है दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आई थी, यानी कि इसमें बिट 17 यूज़ हुआ करते थे। इसमें आप बिट 17 सेट को एक में इसमें ऐड करते थे, तो जो आपके पास सेकंड जनरेशन आ जाती थी कि वो सिलेक्शन जो होती थी वो इतनी अच्छी वर्क नहीं करती थी। लेकिन आप सेकंड जनरेशन में गए तो इसमें आपके पास एक टेक्निक आई जिसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर विद म्यूटेशन। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम। ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप बताएं जी कि हम किसी प्रॉब्लम को सिंपल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनिशियल पॉपुलेशन को चूज़ करना है।
सेकंड, आपने एवल्यूट करना है फिटनेस को हर पॉपुलेशन के, हर इंडिविजुअल के। ये अगर आपके एमसीक्यूज में भी आ जाता है, एवल्यूट द फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, और ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। इसके बाद ये आप उसके करोगे कि चूज द बेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ क्रॉस ओवर। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताई थी ना, उससे हम प्रॉपर डायग्राम के थ्रू कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, इनिशियल पॉपुलेशन देखी, एवल्यूट फिटनेस देखा। अगर यस है तो एंड कर दें, अगर नो है तो आप मेट इंडिविजुअल पॉपुलेशन करें और अप्लाई म्यूटेशन करें, देन आप जाके एवल्यूट फिटनेस करें और आपके पास आंसर यस में आ जाएगा। तो ये था जी आपके पास एक लेक्चर नंबर 12। इसमें जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले आप देख लें, तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि कौन सी टाइप है जिससे हम जीए को काउंट करते हैं, तो वो है 8 क्वीन प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम इनिशलाइज करते हैं प्रॉब्लम को, एवल्यूट करते हैं प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। अगर यस है तो फाइंड, और अगर नो है तो आप मेट करते हैं पॉपुलेशन को, और लास्ट में हम म्यूटेट कर देते हैं कि आपने इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया। इसके बाद ही अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 13 हो गया, 13 हो गया हमारे पास। लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 14 आपके पास आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक जो है, इसके अंदर हम रीजनिंग, या यूँ कह लें कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के। एआई साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज परसेप्शन, लर्निंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। याद रखिएगा, सबसे पहले आपके पास आता है एआई सिस्टम के कंपोनेंट। फर्स्ट वन है परसेप्शन, सेकंड है लर्निंग, थर्ड है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, और फोर्थ है प्लानिंग, एंड फिफ्थ है एग्जीक्यूशन। परसेप्शन कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं सिस्टम को कि वो इन्फॉर्म करें, इंफॉर्मेशन लें एनवायरनमेंट से। नॉलेज रीजनिंग और रीजनिंग जो होते हैं, ये क्लोजली कपल्ड कंपोनेंट्स होते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों कंपोनेंट क्लोजली कपल्ड कंपोनेंट्स होते हैं। ये इंट्रिंसिकली टाइड होते हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद जी हम इम्पोर्टेंट आते हैं, तो हमारे पास आता है कि दुर्कन जो थे, इन्होंने रेफर किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एरिया, यानी नॉलेज के बारे में दुर्कन ने कहा था कि ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एरिया का नाम है। नॉलेज के हमारे पास ये ब्रॉडली अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो हमारे पास आ जाती हैं कैटेगरी। सिंपल अगर क्वेश्चन आता है कि कैटेगरीज लिखनी है, तो आपने लिखना है प्रोसीजर नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज, मेटा नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। ये आपका पेपर में आता है और आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर नॉलेज के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह चीज़ें काम करती हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं रेदर देन द प्रोसेस। और मेटा नॉलेज के अंदर कि नॉलेज अबाउट नॉलेज होता है। इसमें हम ब्लड प्रेशर, अब देखें एक नॉलेज है ना कि ब्लड प्रेशर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोजिंग करने के लिए। मेडिकल कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन आई कलर। अब आई कलर को लेके आप नहीं कर सकते, आई कलर भी एक नॉलेज रखता है, तो नॉलेज ऑफ द नॉलेज को हम मेटा नॉलेज कहते हैं। ह्यूरिस्टिक नॉलेज जो होता है, इसमें रूल ऑफ थंब हमारे पास आता है, दैट इज अगर हमने शॉप्स देखना स्टार्ट कर दी तो इसका मतलब है कि हम मार्केट के नज़दीक हैं। एक रूल है, यानी रूल ऑफ थंब है, यानी जो चीज़ आपको नजर आ रही है इसका मतलब है कि आप उसके आसपास हो। ह्यूरिस्टिक नॉलेज जो है, इसे हम शैलो नॉलेज भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक नॉलेज को हम एम्पेरिकल कहते हैं एज अपोज टू डिटर्मिनिस्टिक। स्ट्रक्चर नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जिसके वजह से हमें रिलेशन स्ट्रक्चर और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। यानी कि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ है जो कार के अंदर मौजूद है और उसे किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी उसकी डायग्राम्स हैं। डायग्राम आपके पेपर में नहीं आती, बट ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आता है। रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करते हैं, तो कुछ मल्टीपल अप्रोचेस और स्कीम्स होती हैं जो कि हमें शुरुआत में पता चली कि रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कैसे चलती हैं। फर्स्ट है पिक्चर एंड सिंबल। अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे वो रिप्रेजेंट किया करते थे नॉलेज को, व्हेन सोफिस्टिकेटेड लिंग्विस्टिक सिस्टम हैड नॉट येट इवॉल्व, यानी वो तस्वीरों और सिंबल से रिप्रेजेंट किया करते थे। फिर ग्राफ और नेटवर्क आ गया और देन नंबर्स आ गए। ये चीज़ जी इसमें बताई गई थी। ग्राफ और नेटवर्क जो होते हैं ये अलाउ करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंटिटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। लाइक ये बताते हैं कि किस तरह कोई ऑब्जेक्ट के दूसरे के साथ रिलेट हो रहा है।
इसके बाद ही हम नंबर्स देखते हैं, तो नंबर हमारे पास आ जाता है, नंबर्स आर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज बाय ह्यूमन। नंबर्स जो होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं नॉलेज के, जो कि इंसान यूज़ करता है। इसके बाद ही हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्स जो है ये बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज होते हैं, इसमें एटॉमिक यूनिट ऑफ नॉलेज यूज़ किया जा रहा होता है। ये डिक्लेरेटिव नॉलेज भी होता है, यानी कि फैक्ट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज को। इसमें जी सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स की टाइप है, आपको याद रखनी है, ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल और मल्टीपल वैल्यूड, जो कि फैक्ट्स जो कि सिंगल और मल्टीपल वैल्यूड्स होते हैं, उनमें जो हर एट्रीब्यूट या फैक्ट होता है उसमें एक ही एक्सेस ज़्यादा वैल्यू एट द सेम टाइम पाई जाती हैं। अनसर्टेन फैक्ट्स, यानी वो फैक्ट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अनसर्टेन इंफॉर्मेशन को। लाइक आप कह सकते हो कि आज प्रॉब्लम सनी डे हो सकता है, बट ये इसमें आप न्यूमेरिकल, इसमें आप कंफर्म नहीं हो कि आज सनी डे ही होगा, मे बी आज क्लाउडी हो जाए। फजी फैक्ट्स वो होते हैं जो एम्बिगस होते हैं नेचर के अंदर। अब जैसे कहा जाता है ना कि द बुक इज़ हैवी और लाइट, अब इसमें क्लियर नहीं है कि बुक हैवी किस सेंस में, इसमें हैवी मटेरियल है या वो वैसी हैवी है। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू ट्रिपलेट, अब ये जो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू ट्रिपलेट है इसे हम कहते हैं OAV ट्रिपलेट। ये ऐसा फैक्ट का टाइप है जिसमें 3 हिस्से होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड एट्रीब्यूट, थर्ड वन वैल्यू। अब एक आपके पास सेंटेंस है, अली आई कलर इज ब्राउन। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अली है, एट्रीब्यूट आई कलर है और वैल्यू ब्राउन है। देखिए इस तरह। इसके बाद रूल्स आ जाते हैं। रूल्स जो होते हैं वो एक और अनदर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन। दुर्कन के नज़दीक रूल जो थे वो नॉलेज थे स्ट्रक्चर के, आई थिंक जो कि रिलेट करते थे सम नॉन इंफॉर्मेशन को अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू। इसके बाद ही आपके पास आ जाता है कंपाउंड रूल्स। ये मल्टीपल प्रेमिसेस और एंटीसीडेंट के बारे में बात करते हैं, और ये ज्वाइन किए जाते हैं यूजिंग एंड कंजक्शन और ऑन डिसजंक्शंस के, यानी एंड और को लेके चल रहा होता है। मेरी इसमें चार्जिंग आई थिंक ख़त्म होने वाली है, तो मिलाते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।